हे गाइस, इट्स दिव्यांशु, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड की हमारी जो पहली अपडेट है ना, वो थोड़ी सी सीरियस वाले टोन में चली जाती है, क्योंकि यार अभी पता है हाल ही में हुआ क्या है कि बार्सिलोना के ना कुछ लीगल जो ईमेल्स होते हैं ना, वो यहाँ पर लीक हो गए हैं और वो हमारे एलमुंडा चामुंडा के हाथ में पड़ गए, यानी कि एलमुंडो जो कि स्पेनिश न्यूज़पेपर है उसके हाथ में यहाँ पर पड़ चुके हैं। और ऐसे में इस चीज़ को ना लिटरली टर्म किया जा रहा है इस समय सोशल मीडिया पे बारसा लीक्स। अब ये दो बहुत ही सीनियर मोस्ट प्लेयर के रिगार्डिंग है, दैट इज जेरार्ड पीके एंड लियोनेल मेसी। अब मामला इतना ज़्यादा सीरियस है ना कि यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ये भी नहीं कह सकते कि जो सोशल रिसेप्शन है ना, जो सोशल रिस्पॉन्स यहाँ पर सोशल मीडिया पे जो रिस्पॉन्स है वो किस तरीके से है, किसको ज़्यादा हेट मिल रही है किसको नहीं है। लेकिन डेफिनेटली यार क्योंकि भाई सुबह सुबह हो रही है और सबसे पहला ओपिनियन तुम्हारा ही लेंगे फिर कमेंट सेक्शन के थ्रू। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जेरार्ड पीके के रिगार्डिंग। अब देखो पीके का मामला यहाँ पर ऐसा था कि जब पीके का अभी जब जावी आया था एज अ बार्सिलोना मैनेजर, तभी हमको कहीं ना कहीं ऐसी खबर देखने को मिली थी कि पीके का जो ध्यान है ना वो एक्चुअली में स्पोर्ट्स से हटा के थोड़ा सा बिजनेस की साइड ज्यादा है। अब इस बात ने तूल और कंट्रोवर्सी और ज्यादा पकड़ ली है जब लीक डॉक्यूमेंट्स में ये चीज निकल के आई है कि बार्टमो के एरा में भी यही चीज हुई थी। सबको याद ही हो, जितने ही बार्सिलोना फैंस है तुमको तो खैर खासा याद होगा ये चीज कि एंटोन ग्रीजमैन को जब तुम एक्चुअली में लेके आए थे, लेकिन उससे एक साल पहले कहीं ना कहीं कहानी पक चुकी थी और मामला तब बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था जब एंटोन ग्रीजमैन ने एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री निकाल दी थी और उसमें उसने ये भी बोला था कि मतलब उसने यहाँ पर बार्सिलोना को रिजेक्ट करके एथलेटिको मैड्रिड में स्टे किया। अब यहाँ पर ये पता चल रहा है कि उस डॉक्यूमेंट्री को पीके के स्टूडियो ने ही प्रोड्यूस करा था और ये चीज़ बार्टोमो को भी बिल्कुल पसंद नहीं आई। उस टाइम बार्टोमो उस पर एक्शन लेना चाहता था और यहाँ तक कि इसका जो डिसीजन था वो ये था कि ठीक है यार इस पर ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो बार्सिलोना का ड्रेसिंग रूम बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा और बार्सिलोना के फैंस भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। हम एक काम, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा बकचोदी नहीं हुई थी ना इन बार्सिलोना के प्लेयर्स के साथ, तो उस टाइम यहाँ पर जो बार्सिलोना के फैंस थे वो इतने हार्ड नहीं थे इन पे। साथ ही साथ उसने ये भी चीज़ करी कि ठीक है हम जो सजा पनिशमेंट देंगे वो हम ये देंगे कि हम इसकी ना सैलरी कट कर लेंगे, इसको वेज कट लेना पड़ेगा। लेकिन मामला जब टेबल पे आया, मामला जब एक्चुअली में नेगोशिएट करने का आया तो कुछ उल्टा ही हो गया। जब यहाँ पर जेरार्ड पीके से नेगोशिएशन की बात हुई तो उसने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन किया 142 मिलियन की सैलरी पे, यानी कि लगभग 28 मिलियन की सैलरी तो चाहिए ही चाहिए। और उसने ये शर्त भी रखी कि मेरे को सर्जियो रैमोस से ज़्यादा बनाना, और एक्चुअली में ऐसा हुआ भी। सर्जियो रैमोस से क्या है, वो वर्ल्ड का मोस्ट हाईएस्ट अर्निंग प्लेयर बन चुका था अगर हम सेंटर बैक की पोजीशन की बात करें, और ये मामला काफ़ी ज़्यादा अब खराब होता हुआ दिख रहा है। वैसे अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसा क्लॉज भी है कि अगर जेरार्ड पीके कुछ सेट नंबर ऑफ गेम्स खेलेगा तो उसका 25% जो वेज है वो यहाँ पर कट हो जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि अब सर्जियो बुस्केट्स के साथ साथ जेरार्ड पीके भी 2023 में शायद से बार्सिलोना छोड़ सकता है। इसी के साथ अगर रिक्रूटमेंट की बात करें तो इनीगो मार्टिनेज एक ऐसा नाम निकल के आया जो कि बार्सिलोना लेके आ सकती है। जावी चाहता है कि 4-5 प्लेयर हो एक ही पोजीशन में, उसको कोई दिक्कत नहीं हो। सेंटर बैक के लिए अगर 4-5 दावेदार है तो इससे कंपटीशन और इससे उनकी परफॉर्मेंस ही बढ़ेगी। इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़े से सीरियस मुद्दे की, यानी कि लियोनेल मेसी वाली मुद्दे की। अब देखो यहाँ पर 9 पॉइंट्स ऐसे निकाल के लाइए जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि लियोनेल मेसी ने 9 शर्तें रखी थी बार्सिलोना के सामने और इन शर्तों में से 2 शर्तें एक्चुअली में मना कर दी थी बार्सिलोना ने। अभी बताऊंगा कि फिर उसके बाद क्या हुआ, पहले 9 शर्तें सुन लेते हैं। सबसे पहला जो मामला था वो ये था कि लियोनेल मेसी को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन चाहिए था, जो कि मेरे को लगता है फेयर एंड स्क्वायर था, क्योंकि उस टाइम लियोनेल मेसी 33 ईयर्स के थे और यहाँ पर उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन चाहिए था, जो कि चाहिए होता है। और ऑफ कोर्स ही इज लियोनेल मेसी, तो डेफिनेटली उसका बार्सिलोना के साथ जो कनेक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब एवरग्रीन है, तो उसमें भी कोई बकचोदी नहीं थी। इसी के साथ उसने यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ साथ यहाँ पर लुइस सुआरेज के फैमिली के लिए भी एक प्राइवेट बॉक्स उसने कैंप न्यू में डिमांड करा था कि ये हम दोनों फैमिली कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इस पर भी एग्रीमेंट था। इसके साथ यहाँ पर 10 मिलियन रिन्यूअल बोनस। अब जब आप रिन्यूअल कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट को तो आपको 10 मिलियन बोनस चाहिए। अब इसमें ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं कंसिडरिंग द स्टेटस ऑफ लियोनेल मेसी, लेकिन उस टाइम बार्सिलोना की अगर फाइनेंशियल सिचुएशन की बात करें ना तो उन्होंने इस चीज़ को एक्चुअली में अलाउ नहीं किया और यहाँ पर बार्टोमो के रिजीम ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया। तो ये पहला डिनाई था 9 शर्त में से जो कि नहीं हो पाया था पॉसिबल। इसी के साथ यहाँ पर एलिमिनेशन ऑफ रिलीज क्लॉज, ये दूसरी चीज थी जो कि बार्सिलोना ने उस टाइम एग्री नहीं की थी। अब लियोनेल मेसी ने कहा था कि देखो यार मैं एग्री कर रहा हूँ, हर चीज हो रही है, सेट हो रहा है, लेकिन मेरे को अपने में से रिलीज क्लॉज हटाना है। रिलीज क्लॉज 700 मिलियन से हटा के आप सिर्फ 10,000 यूरो कर दो। आप वो इसलिए कर दो क्योंकि मेरे को आई थिंक लियोनेल मेसी ने अब वो डिसीजन अर्न कर लिया कि वो कभी भी कहीं भी जा सकता है। ये चीज़ बार्सिलोना ने करने से मना कर दिया था। इसी के साथ अगर हम बात करें 5वें की,
अब यहाँ पर वेज कट का तो सबको पता है, बार्सिलोना के प्लेयर में सबने लिया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लीक्स यहाँ पर जो एल मुंडो यहाँ पर जिस तरीके से क्लेम कर रहा है कि ये है लीगल लीक्स थे, तो उसने यहाँ पर ये चीज कहा है कि 2020 में जब कोरोना वायरस पेंडेमिक के रिगार्डिंग वेज कट लिया गया था, तो मेसी ने वेज कट लिया था, लेकिन वहां पर उसको अपनी सारी की सारी सैलरी वापस चाहिए थी विद एक्चुअली 3% के इंटरेस्ट पे। और ये चीज उन्होंने यहाँ पर इसमें मेंशन भी करा है कि फ्रैंकी डियोंग को भी इसके बारे में सब चीज पता है, उन्होंने इस चीज को हाईलाइट भी करा है। इसी के साथ छोटी छोटी चीजें वो ये है कि आपका प्राइवेट प्लेन उसको चाहिए था, साथ ही अगर कल को स्पेनिश गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है तो जो मेरी नेट इनकम है वो सेम रहनी चाहिए। उसी के साथ जो उनका कंटिन्यूटी ऑफ पर्सनल असिस्टेंट था जिसका नाम यहाँ पर पेपे कोस्टा था, वो भी कहीं ना कहीं अपनी जॉब बना के रखेगा, इवन इफ चाहे कोरोना वायरस का हो या ना, पेंडेमिक का कोई चक्कर हो या ना हो। जो एक और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा पॉइंट आता है लास्ट है, वो है कमीशन टू हिज ब्रदर। अब जो लियोनेल मेसी के ब्रदर थे रॉड्रिगो मेसी, वो उस टाइम जो प्रोडिजी थे अंसु फाटी, उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, और ऐसे में जब उस टाइम नेगोशिएशन आने वाले थे अंसु फाटी और बार्सिलोना के बीच, तो वहां पर कहीं ना कहीं नेगोशिएशन में इसको कमीशन मिलना चाहिए, ऐसा यहाँ पर मेक श्योर रखा। अब इसके रिगार्डिंग किस तरीके से सोशल मीडिया पे रिसेप्शन है, किस तरीके से रिसीव कर रहे हैं, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये अभी क्या ना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा प्रीमेच्योर है, लेकिन डेफिनेटली भाई बार्सिलोना इस चीज को काफी ज्यादा सीरियस ले रही है, और उन्होंने यहाँ पर लीगल एक्शन की भी वार्निंग कह लो, या फिर एक्चुअली उन्होंने कर ही दिया है कि वो इस पर लीगल एक्शन लेंगे। लेकिन जैसा भी है थोड़ा सा मामला डगमगा तो गया है। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की। सबसे पहले अपने बड़े भैया की बात कर लेते हैं। तो कल बड़े भैया को पोर्चुगल में अवार्ड दिया गया फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन पोर्चुगल नेशनल फुटबॉल टीम, जहां पर उन्होंने 117 गोल मारे हैं। अब अवार्ड तो दिया ही दिया, इट्स अ वेरी गुड मोमेंट भाई, बड़े भैया के जितने ही फैंस हैं उनके लिए अच्छी चीज है। लेकिन यहाँ पर अगर की टेक अवे की बात करें तो यहाँ पर हमको ये चीज तो पता चली गई ये कि वो वर्ल्ड कप 2022 कतर में लीड करने वाले पोर्चुगल की लाइनअप को, लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी पता चल गया कि वो यूरोपियन चैंपियनशिप 2024 में जो होने वाली है उसको भी लीड कर सकते हैं। दैट्स अ बिग बिग थिंग, क्योंकि इसका मतलब हम यहाँ पर 2024 अगर यूरोपियन चैंपियनशिप की बात करें, इसका मतलब रोनाल्डो टॉप फुटबॉल में अपना अभी भी 100% देने वाला है, रिगार्ड ऑफ द फैक्ट कि मैनचेस्टर में जो उसकी सिचुएशन है, जो जर्नी है, वो कितनी आसान हो या कितनी हार्ड हो, रोनाल्डो हमको फिर भी टॉप टीयर फुटबॉल में देखने को मिलने वाला है। एंड दैट्स अ बिग बिग न्यूज। लेट्स जस्ट होप कि रोनाल्डो इसी तरह डिलीवर करता रहे। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर मैनचेस्टर की एक और लीग्स है, और ये पसंद नहीं आया मेरे को। अब देखो, अभी हाल ही में सबको पता है हैरी मैग्वायर को बेंच पे बिठा दिया गया है, और सर लिसांड्रा भाई और हमारे वरान भाई, उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस डाल रहे हैं कि लाइक टेनेक चाह के भी अपने फुल टाइम कैप्टन को वापस स्टार्टिंग लेवल में नहीं लेके आ पा रहा। अब मामला यहाँ पर यह है कि अभी हाल ही में ये चीज हुआ है कि ESPN ने कंफर्म करा है कि हैरी मैग्वायर के जो क्लोज सोर्सेज काफी ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी वाले जो सोर्सेज है ना, उन्होंने यहाँ पर ये चीज कंफर्म करी है कि हैरी मैग्वायर ऐसा मानता है कि उसकी जो परफॉर्मेंस खराब हुई है ना, वो उसकी वजह से नहीं गई है, बल्कि आसपास की वजह से गई है। उन्होंने यहाँ पर बहुत ही स्पेसिफिकली ये चीज कहा है कि हैरी मैग्वायर को अपने अराउंड पेस चाहिए, अपने अराउंड फुटबॉल तेजी से घूमता हुआ होना चाहिए, और ऐसा मैनचेस्टर में हो नहीं रहा है। यहाँ पर उन्होंने ये भी चीज कह दी कि अगर एक्चुअली आप रूबन दियास को मैनचेस्टर सिटी से उठा के यूनाइटेड में डाल दोगे ना, तो वो बहुत ही बेकार खेलेगा, और अगर आप हैरी मैग्वायर को मैनचेस्टर सिटी में डाल दोगे तो वो बहुत थ्राइव करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो सबसे बड़ा पर्सनल अटैक हुआ है वो हुआ है डेविड देया पे। अब डेविड देया पे यहाँ पर उन्होंने ये चीज कही कि डेविड देया, तुमको पता है कि देखो डेविड देया हाई लाइन स्वीपर गोलकीपर तो खेलता नहीं है, तो डेफिनेटली डिफेंस को डेविड देया को थोड़ा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहना पड़ता है। उन्होंने इसी चीज को हाईलाइट करते हुए कहा कि डेविड देया की ये इनकम्पेटेंसी जो है ना, इनकम्पेटेंसी वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाती है, और ऐसे में कहीं ना कहीं हैरी मैग्वायर अपने फुल पोटेंशियल पे खेल नहीं पाता, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा घटिया गई है। क्या ये सही में इतना गलत है? अब देखो यार, ये इतना भी गलत नहीं है, लेकिन ये पार्शली ठीक है। अब उसका मैं रीजन बता दूं, क्योंकि अगर तुम चार्ट की बात करोगे ना, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड सबसे लो डेप्थ वाली डिफेंसिव लाइन पे खेलती है। सबसे कम डिफेंसिव लाइन यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की ही है प्रीमियर लीग की अगर हम बात करें, और उसका रीजन ये है कि डेविड देया ना ही आपका थर्ड सेंटर बैक की तरह खेल सकता है, और ना ही आपका एक स्वीपर गोलकीपर की। दूसरी चीज, अगर आप इस पेस की बात करते हो, ये जो हैरी मैग्वायर की बात चल रही है यहाँ पर, तो वो भी कुछ हद तक ठीक है कि आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्टिकुलर सिस्टम में खेलने हो, लेकिन आप इसको इस तरीके से पोर्ट्रे करोगे कि कैप्टन है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का। लाइक सीरियसली, लिसांड्रो की हम बात करें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें, ब्रूनो फर्नांडिस की बात करें, डेविड देया की बात करें, खुद जेडन सैंचो की बात करें, सबके इंटरव्यूज आए हैं।
लेकिन किसी ने भी एक्चुअली कभी किसी और प्लेयर के रिगार्डिंग ये नहीं कहा कि हाँ इसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस खराब हो रही है, इवन इफ इट्स दैट्स द सिचुएशन। ये हैरी मैग्वायर की बहुत गंदी आदत है। और ऐसे में हैरी मैग्वायर को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सोशल मीडिया की हम बात करें, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन बेस की हम बात करें, फिर ओवरऑल फुटबॉल कम्युनिटी की बात करें, बहुत ही गंदा रिसेप्शन मिल रहा है। और मिलना भी चाहिए यार, मिलना भी चाहिए। ये कोई तरीका ही नहीं होता। डेविड, मेरे ख्याल इसका सोल्यूशन क्या है, डेविड दया भी सेल होगा आने वाले 2-3 सालों में, या फिर मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट समर ट्रांसफर विंडो में, और यहाँ पर हैरी मैग्वायर भी सेल होगा। मेरे को तो मोस्ट अफोर्डेबल और मोस्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन लग रहा है। हाँ, वैसे इसके रिगार्डिंग चिलियन ने यहाँ पर ये चीज़ कही है कि जो हैरी मैग्वायर से एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा है। जस्ट बिकॉज यूनाइटेड ने 80 मिलियन पे करे, इसका मतलब ये नहीं है कि हैरी मैग्वायर को रोज परफॉर्म करना पड़ेगा। खैर, मैं इसका काउंटर ही कर सकता हूँ कि मेरे को उसकी प्राइस टैग से नहीं, मेरे को उसके कैप्टन आर्मबैंड से ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं अब थोड़ी सी यूवेंटस की। हाँ, तो भाई अब सिचुएशन में थोड़ा सा ना मामला शायद से कुछ ट्विस्ट आता हुआ दिख रहा है। अभी हाल ही में हुआ ये कि यार कहीं ना कहीं, मतलब देखो, इसके 2 वर्जन है, एक इंग्लिश वर्जन है और एक इटालियन वर्जन है। लेकिन ओरिजिनेट जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो यहाँ से हुआ है कि अब यहाँ पर 2 दिन में ना यूवेंटस की एक मीटिंग है, और उस मीटिंग में ये बताया गया है कि एक्चुअली में एग्नेली ने जो एलिग्री पे एक कवच होता है ना, एक प्रोटेक्शन होता है, उसको हटा दिया। यानी कि अब आप सैक कर सकते हो। अब यूवेंटस के अंदर जो एक वोटिंग होगी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, जो हायर ऑफिशियल्स की मीटिंग होगी, उनके बीच में नेगोशिएशन के बाद जो डिसाइड होगा उस पे होगा। अभी तक बचा के रखा हुआ था। और ऐसे में यहाँ पर एक जो अब ऑफकोर्स जब रिप्लेसमेंट का नाम आएगा तो एक पता नहीं इटालियन कोच, सीरिया का कोच है, उसका नाम आया, थॉमस टुकल का भी नाम है इसमें। लेकिन एक जो नाम अब सबसे ऊपर एकदम छलांग मार के आया ना, वो है यहाँ पर एंटोनियो कॉन्टे का। अब यहाँ पर मामला ना थोड़ा पेचीदा हो जाता है। वहीं जहाँ इटालियन अभी से इस चीज़ को कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे थे, उधर इंग्लिश मीडिया ने इस चीज़ को खबर भी फैला दी कि अब एंटोनियो कॉन्टे यूवेंटस जा रहा है। यूवेंटस ने सबसे पहला नाम एंटोनियो कॉन्टे का रखा है। ये पार्शियली करेक्ट है, क्योंकि अभी भी अगर हम यूवेंटस के जो क्लोज सोर्सेज की हम बात करें ना, वो इस चीज़ को मानते हैं कि एलिग्री अगर सैक भी होगा ना तो वर्ल्ड कप से पहले नहीं होगा, वर्ल्ड कप के बाद ही होगा। और वर्ल्ड कप के बाद येस देयर इज अ ट्रू टू दिस थिंग कि यूवेंटस एंटोनियो कॉन्टे के साथ जा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये रहे कि वो एंटोनियो कॉन्टे को वर्ल्ड कप के बाद ही ले आएगी। दैट्स कि वर्ल्ड कप के बाद अगर एलिग्री सैक होता है, जो कि मेरे को अभी भी नहीं लग रहा कि जनवरी ट्रांसफर विंडो से पहले तो कुछ होने वाला है, लेकिन हाँ मामला बहुत ही खराब चला गया तो अब हो जाएगा वो सैक। लेकिन ये चीज़ है कि सैक होने के बाद एंटोनियो कॉन्टे आ जाएगा, ये कन्फर्म नहीं है। ये कन्फर्म है कि यूवेंटस यहाँ पर कॉन्टैक्ट और नेगोशिएशन का पहला राउंड ओपन कर सकती है। अब इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पर ये माना जा रहा है कि एंटोनियो कॉन्टे स्पर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करने वाला। दूसरी चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि जो पॉल नेडवेड है वो बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं इस चीज को कन्विंस करने में कि हाँ अब एंटोनियो कॉन्टे ही यूवेंटस को बचा सकता है। अब ये चीज़ होगी या नहीं होगी ये पता नहीं, लेकिन स्पर्स के लिए ये बहुत बुरी खबर है, क्योंकि आप अगर एंटोनियो कॉन्टे जैसे पेडिग्री वाले मैनेजर को जाने दे रहे हो ना, तो आप हैरी केन पे अपनी जो पकड़ है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रहे हो, कंसिडरिंग द फैक्ट कि बायर्न म्यूनिख के मुंह पे लिटरली खून लगा हुआ है और वो वेट कर रहे हैं कि मोमेंट निकले और हम हैरी केन को स्पर्स से निकाले। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, जो कि स्पर्स ने 160, 170, 150 जितने भी उन्होंने खर्च करें, अगर उस एम्बिशंस की तरफ से देखें कि आप मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल के आप इन सब के बीच और अपने बीच जो गैप है उसको कम करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा धब्बा हो जाएगा। बाकी अभी यूवेंटस का मामला थोड़ा डगमगा हुआ है। जो मीटिंग होगी उसमें कुछ लोग कह भी रहे हैं कि एलिग्री पे मीटिंग हो सकती है और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, एलिग्री पे एक्चुअली में मीटिंग नहीं होगी और हमको कोई डिसीजन नहीं बनने वाला। बाकी जैसा देखते हैं कि जैसे भी अभी मीटिंग होती है उसके बाद क्या डिसीजन निकलता है। डू मेक श्योर कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।